नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब से 12 घंटे बाद या 15 घंटे बाद यह पता चल जाएगा कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है या नहीं। यह मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल यानी 26 तारीख को जिनेवा में तीसरे दौर की बैठक होने वाली है। यह बैठक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच होने वाली है। इस बैठक में जगह वही है, मुद्दे भी वही हैं और चीज़ें भी लगभग वही हैं। दोस्तों, कल अमेरिका लगभग यह तय कर देगा कि ईरान पर कब, किस वक्त और सबसे पहले कहां हमला करना है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 महीनों से ईरान पर हमला करने का पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। लेकिन ईरान पर हमला इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यह बात ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को भी पता है कि ईरान पर हमला करना यानी मिडिल ईस्ट में तबाही का एक नया बाउंडर खड़ा कर देना है। दोस्तों, ईरान ने यह भी पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के इस हरकत का माकूल नहीं बल्कि ताबड़तोड़ जवाब देगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ तक कि उसकी तीनों सेनाएं मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से तैनात हैं। दोस्तों, ट्रंप की शर्तें अभी भी वही हैं, वहीं ईरान की भी शर्तें अभी भी उसी जगह पर हैं। दोस्तों, कल जिनेवा में जब बैठक होगी तो ट्रंप के प्रतिनिधिमंडल अपनी वही पुरानी शर्तें दोहराएंगे। ईरान परमाणु हथियार बनाना बंद करे और जो यूरेनियम संवर्धन का एंड्रिच है उसे बंद करे या उसे उसी वक्त नष्ट करे। इतना ही नहीं, ये भी बात होने वाली है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण बंद करे और यहाँ तक कि ये भी बात होगी वह शांति की प्रक्रिया पर आकर और हस्ताक्षर करे। दोस्तों, जबकि ईरान की वो शर्तें हैं जिसे अमेरिका लगातार नज़रअंदाज करता रहा है और मानने से इनकार करता रहा है। दोस्तों, ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले उस पर 1500 से अधिक आर्थिक प्रतिबंध जो उसने लगाए हुए हैं वह पहले रिलीज करे। इसके अलावा जो ईरान के प्रॉक्सी हैं यानी हिजबुल्ला, हमास, मिलिशिया, जो इसके प्रॉक्सी हैं उन्हें आतंकी घोषित ना करें। दोस्तों, लब्बो-लुबाब बात यही है कि यह ईरान और अमेरिका के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। जानकार यह मान के बैठे हैं कि कल जो जिनेवा में बैठक होने वाली है वो भी पहले और दूसरी बैठक की तरह पूरी तरह से बेनतीजा साबित होगी। दोस्तों, ईरान के प्रॉक्सी पूरी तरह से अभी भी मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका में तैनात हैं और पूरी तरह से एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन यह बात खुलकर सामने नहीं देखी जा रही है। दोस्तों, इजराइल भी चाहता है कि युद्ध हो और ईरान को माकूल जवाब अमेरिका दे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये युद्ध होगा तो इजराइल भी इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेगा दोस्तों, क्योंकि यह युद्ध शुरू से ही इजराइल के लिए ही हो रहा है, ना कि अमेरिका के लिए। जैसे कि मैंने अपनी पूर्व में वीडियो में यह जिक्र कर चुका हूँ कि अमेरिका यह युद्ध सिर्फ इजराइल के लिए और मिडिल ईस्ट के जो अन्य देश हैं सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन के लिए ये लड़ रहा है। दोस्तों, एक खबर ये आई है कि जॉर्डन ने अपना एयरबेस देने के लिए अमेरिका को हामी भर दी है। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जॉर्डन, मिस्र, ये 2 ऐसे देश हैं जो हैं तो इस्लामिक देश, लेकिन ये पूरी तरह से अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन इनकी दगाबाजी सिर्फ ईरान के साथ ही चलती है, क्योंकि ये पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं और अमेरिका के गुलाम हैं। दोस्तों, ईरान ये जानता है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ट्रंप के सलाहकार ने ये बताया है और ये कहा है कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश बिल्कुल न दे।
वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में पिछले 11 महीनों से जो उनकी सेनाएं तैनात हैं वह न तो अपने परिवार से मिल पा रही हैं और ना ही किसी अन्य दोस्त या अन्य लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, उनका ये मानना है कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं और ग्रसित हो चुके हैं और युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में आधे अधूरे मन से अगर शारीरिक युद्ध लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मुंह की खाएंगे। दोस्तों, ट्रंप ने अगर हमला नहीं किया तो इस पर ट्रंप की बेइज्जती भी होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे यानी अपने दूसरे कार्यकाल में आए थे तो उन्होंने न सिर्फ अमेरिका से बल्कि दुनिया से एक वादा किया था कि वो हमला नहीं करेंगे किसी भी देश पर और अमेरिका को एक और जंग की ओर नहीं झोंकेंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका मौजूदा समय में किसी के साथ सीधे जंग नहीं लड़ रहा है, लेकिन इराक सीरिया में जिस तरह से वो समय समय पर बमबारी करता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका निश्चित तौर पर युद्ध बीच बीच में अपना शुरू करता है और खुद ही खत्म कर देता है। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा था कि जब जो बाइडेन यानी पूर्व तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन परिस्थितियां निश्चित तौर पर इस बात को तय करती हैं कि अगर किसी देश के साथ युद्ध होगा या नहीं। जैसे मौजूदा स्थिति में ईरान के साथ अमेरिका की ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं कि ईरान और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर हमला करने की फिराक में हैं। दोस्तों, ट्रंप ने सब जीते थे। अगर आप एक बात ये देख ली, मैं सब जीते का मतलब इसलिए जोड़ रहा हूँ कि ईरान अमेरिका ये चाहता है कि अगर वह युद्ध लड़े तो वह सभी युद्ध यानी थल सेना, वायुसेना और जो उसकी समुद्री सेना है यानी नौसेना, उन तीनों में पूरी तरह से वो जीत हासिल हो। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईरान इसका माकूल जवाब नहीं देता। दोस्तों, अगर जंग हुई तो ईरान की तैयारी क्या है? दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि इसका हम माकूल जवाब देंगे और अमेरिका को ना हम बख्शने वाले हैं और ना ही हम छोड़ने वाले हैं। यह युद्ध न सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित होगा बल्कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन तक भी जाएगा। इसके लिए ईरान ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। ईरान आने वाले युद्ध में यानी जो अमेरिका के साथ होने वाला है उसमें ईरान के पास कुछ ऐसे नए टेक्नोलॉजी के मिसाइल हैं और ड्रोन्स हैं जिससे वो युद्ध में अमेरिका को चौंका सकता है, यानी कि वो अमेरिका इन्हें दुनिया को चौंका सकता है कि आखिरकार ईरान के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के मिसाइल और ड्रोन आए कहाँ से। यानी अमेरिका को अभी भी ये खटक रहा है कि निश्चित तौर पर ईरान के पास कुछ तो ऐसा है जिससे वो पीछे हट रहा है और जिसके बदौलत, जिस ताकत के बल पर ईरान इतना उफान मार रहा है। दोस्तों, अगर ये युद्ध होता है तो अमेरिका ईरान पर कहाँ हमला करेगा और किस जगह हमला करेगा? तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर पर हमला करेगा और उसे नष्ट करेगा ताकि युद्ध को वहीं समाप्त किया जाए और युद्ध आगे न बढ़े। दोस्तों, इतना आसान नहीं है क्योंकि ईरान के पास इस समय 3500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो पूरे एरिया को समेटे हुए हैं और अमेरिका अगर हमला करता है तो इतना आसान नहीं है कि ईरान एक ही जगह पर सभी मिसाइलें रखा होगा उसने। दोस्तों, उसने अपने कई ठिकाने भी बनाए होंगे, ऐसा नहीं है। दोस्तों, दूसरी ओर ये खबर आई है कि ईरान पर अगर इस बार अमेरिका हमला करेगा तो निश्चित तौर पर न्यूक्लियर जो उसके सेंटर हैं वहाँ पर अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि जब इजराइल ने हमला किया था जून में 6 से 7 महीने पहले जो 12 दिनों की जंग हुई थी उसमें ईरान के कई न्यूक्लियर सेंटर तबाह हुए थे, लेकिन ईरान का मानना था हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है और हम परमाणु हथियार बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी ओर अमेरिका ईरान पर हमला IRGC जो उनका हेडक्वार्टर है, रक्षा विभाग का, जो सेना का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर अमेरिका हमला कर सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े जनरल के घरों में अटैक हो सकता है यानी और ईरानी लीडरों पर हमला हो सकता है जो राजनीतिक लीडर हैं। दोस्तों, इसके अलावा मस्जिदों पर हमला हो सकता है। अमेरिका इन चुनिंदा जगहों पर हमला कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियर सेंटर को छोड़कर अमेरिका कई चीज़ों को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने जरूर कहा है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इन जगहों पर हमला होता है तो निश्चित तौर पर आम जनता को भी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों,
दोस्तों अब एक खबर ये भी है कि अगर ईरान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही अयतुल्ला खामनेई के पीछे पड़े हुए हैं। यानी कि ट्रंप अयतुल्ला की गर्दन पकड़ना चाहते हैं, जैसे वेनेजुएला के निकोलस मादुरो की गर्दन पकड़कर अमेरिका खींच लाए। लेकिन अमेरिका के लिए ये इतना आसान नहीं है। अगर मान लीजिए कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खुमैनी को ट्रंप मार भी देते हैं तो ये उनकी सबसे पहले तो बड़ी भूल होगी। दूसरी बात, जो ट्रंप और अमेरिका का जो मकसद है कि वहाँ के रजीम को चेंज करना है, तो वहाँ की आइडियोलॉजी को चेंज करना है, तो वो इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि खामनेई की अगर मौत होती है तो वहाँ उत्तराधिकारी खामनेई का चुन लिया गया है। दोस्तों एक रिपोर्ट तेहरान के एक अखबार के मुताबिक वहाँ के जो उत्तराधिकारी होते हैं और जो चुनने की उनकी जो कमेटी होती है उसे शोराय निगहबान कहा जाता है। जो अयतुल्ला खुमैनी जैसे लीडरों को चुनती है, सर्वोच्च नेता को जो ईरान को चुनती है, उनकी जो कमेटी होती है उसका नाम दोस्तों शोराय निगहबानी कहा जाता है, निगहबान कहा जाता है। तो उनका ये कहना है कि हमने खामनेई के ABCD तक के उत्तराधिकारी को चुन लिया है। अगर आप हमारे एक अयतुल्ला सर्वोच्च नेता को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास B भी है, B को ख़त्म करेंगे C भी है, C खत्म करेंगे D भी है। तो अमेरिका ईरान की आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं कर पाएगा, जिस आइडियोलॉजी के साथ सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खुमैनी ईरान को आगे की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों ईरान ने 12 दिनों की जंग में बहुत कुछ सीख लिया है कि अमेरिका, मिडिल ईस्ट, इजराइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब 12 दिनों की जंग के बाद ईरान निश्चित तौर पर इतना सब कुछ देख चुका है तो वो पूरी तरह से पहले तय कर चुका था कि इस बार अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से हमला हुआ तो इस बार ईरान वो सब करेगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों जब वहाँ की एक बात ये कहना मैं भूल गया, जब वहाँ शोराय निगहबान जो वहाँ की कमेटी है जो सर्वोच्च नेता चुनती है, वहाँ दोस्तों परिवारवाद बिल्कुल नहीं होता। वहाँ शीर्ष लीडरों का एक क्रम होता है, उसी शीर्ष लीडरों के क्रम के हिसाब से, उनके अनुभव के हिसाब से और वोटिंग के हिसाब से ही उन्हें चुना जाता है। ये नहीं कि अयतुल्ला खुमैनी के बेटे को चुन लिया गया है, फिर उनके परिवार में चाचा के, अंकल के, पिताओं की, ऐसा कुछ दोस्तों नहीं होता। यहाँ शुरू से चला रहा है दोस्तों। वहाँ सिर्फ जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ सीनियर के लिहाज से चुना जाता है और जो वोटिंग होती है दोस्तों उसके लिहाज से चुना जाता है। दोस्तों एक खबर ये भी है कि रूस ने SU फाइटर 20 SU फाइटर जो हैं वो ईरान में भेज दिए हैं। इसके अलावा और मिलिट्री सैन्य सामान भी ईरान पर भेज दिया है दोस्तों, जिसकी वजह से अमेरिका को ये बात पता है, पेंटागन को ये बात पता है और निश्चित तौर पर इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ और पैर दोनों पीछे खींच रहे हैं। दोस्तों ईरान ने एक बात ये भी कही है कि अगर कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था और उस बयान को मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल और अमेरिका दोनों ने साथ मिलकर हम पर हमला किया तो इजराइल ने जो हाल गाजा का किया है ईरान वही हाल इजराइल का करेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम वो सब कुछ करेंगे। अगर ईरान का एक एक बच्चा, एक एक इंसान अगर मारा जाता है और ईरान का अस्तित्व खत्म होने वाला होगा तो निश्चित तौर पर हम इजराइल को गाजा बनाकर ही छोड़ेंगे। और ये बात अमेरिका निश्चित तौर पर जानता है और ये हमला इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेगा। ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि सऊदी अरब, कतर, बहरीन और जो साथ में जुड़े देश हैं जो अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हुए हैं उनको भी निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से ध्वस्त करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों एक बात और ये बता दूं कि अगर इजराइल के एक मंत्री का बयान आया है दोस्तों, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर इजराइल पर ईरान ज़बरदस्त हमला करेगा और देखेगा कि ईरान पूरी तरह से इजराइल पर हावी हो चुका है तो इजराइल के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। यानी इजराइल खुद को मिटता हुआ जब देखेगा तो इजराइल निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतिम उसके पास विकल्प सिर्फ परमाणु हथियार का रह जाएगा और उसके पास काफ़ी परमाणु हथियार हैं और इजराइल उन्हें निश्चित तौर पर ईरान के ऊपर छोड़ेगा और फिर तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को कोई नहीं बचा सकेगा और ईरान को नक्शे से मिटना ही होगा, ऐसा इजराइल की मंत्री ने कहा है दोस्तों। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंग होगी और बहुत तेज होगी और तीसरा विश्व युद्ध होगा, बहुत नज़दीक होगा दोस्तों। एक खबर ये भी थी कि JD वेंस जो
अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और तुलसी गबार्ड ने भी ट्रंप से कुछ दिन पहले कहा था कि आप ईरान पर हमला बिल्कुल न करें, हमें इससे दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और हम जंग के लिए तो तैयार हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ईरान भी जंग के लिए तैयार है, इजराइल भी तैयार है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के जो अन्य मुस्लिम देश है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो खून की नदियाँ निश्चित तौर पर बहेंगी और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका को ही लेनी होगी। यानी न जाने कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे मिडिल ईस्ट में। अभी जो गाजा में हुआ वो तो आप सभी ने देखा होगा, लगभग 70 से 80 हज़ार फिलिस्तीनी मारे गए हैं। और तो अमेरिका न चाहकर भी है, जो जेडी वेंस और तुलसी गबार्ड का ये घबराहट है अंदर से, और ये उनका ये अनुमान है, ये अनुभव है कि ट्रंप ऐसा कोई भी काम न करे, कोई भी आदेश न दे जिसकी वजह से ये जो फिलिस्तीन जैसा हाल गाजा में हुआ वो मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे और ओमान जैसे देशों में ना हो। दोस्तों उनको पूरी तरह से इल्म है। दोस्तों ईरान की एक बात और मैं बता देता हूँ कि ईरान ने ईरान का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईरान ने परमाणु हथियार या तो बना लिया है या तो बिल्कुल बनाने के कुछ परसेंट दूर है। यानी हम ये वादा करके और ये अनुमान लगाकर पूरी तरह चलें कि मार्च और अप्रैल के आसपास ईरान पूरी तरह से परमाणु हथियार संपन्न देश की घोषणा करेगा और ये बताएगा कि ईरान के पास भी परमाणु हथियार है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर इजराइल का अस्तित्व मिटना बिल्कुल तय है। और सबसे पहला अगर ईरान हथियार बना लेता है, परमाणु हथियार, तो सबसे पहला उसका निशाना इजराइल होगा। इजराइल के समझ लीजिए कि दिमाग में सभी मुस्लिमों के दिमाग में इजराइल हमेशा से खटकता रहा है। यहूदी के नाम पर एक अलग विषय है, हालांकि वो नफरत जैसी भरी हुई है, तो उसे पूरी तरह से उनका ऐसा मानना है कि यहूदियों को जीने का हक नहीं है। इसकी वजह से कई मुस्लिम देश इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इजराइल के पिछले कई वर्षों से अगर आप पिछले उठा कर देखें तो जो संबंध हुए हैं सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ कुछ ऐसे संबंध हुए थे और कई बार दोनों शीर्ष नेताओं के बीच भी वार्ता हुई थी। संबंध सुधारने की को लेकर भी दोनों के बीच बात हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी भी जो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश है उनको अभी भी इजराइल का डर हमेशा के लिए सताता रहता है कि इजराइल कुछ ऐसी चीज़ें न कर दे जिससे सऊदी अरब और ये जो अन्य मुस्लिम देश है इनको परिणाम भुगतना पड़े। दोस्तों ईरान की मैं आपको बात बता दूं, ईरान एक मकसद की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएगा उस दिन ईरान निश्चित तौर पर इस्लाम का मसीहा बनने का सोच रहा है, इस्लाम का खलीफा बनने की सोच रहा है। वो सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है। उसकी मंशा है कि वो मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थल को खींचकर अपने ईरान में लाए और ईरान दुनिया का मुस्लिम देशों का लीडर बने और पूरी दुनिया में वो अपना राज करे। दोस्तों ये ईरान की एक मंशा है जो दोस्तों वो इस पर लंबे समय से दोस्तों काम कर रहा है। दोस्तों अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि ईरान में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और ईरान के शरीफ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने खामनेई को हत्यारा बताकर जो जिस तरह से उनका प्रोटेस्ट किया जा रहा है और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके पीछे निश्चित तौर पर अमेरिका का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान में पिछले दोस्तों 3 महीने में लगभग 15,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ईरान इस बात को लगातार छुपाता रहता है। और अभी एक खबर ये भी आई थी कि ईरान ने एक प्रदर्शनकारी को फांसी देने जा रहा है। इस पर अमेरिका भी प्रतिक्रिया आई थी और अमेरिका ने कहा था अगर ऐसा हुआ तो ईरान परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए भी नहीं बल्कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसे सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी कहा जाता है, जिसने कई ऑपरेशन किए, कई कारनामे किए, उस पर भी बहुत बड़ा ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और जो ब्रिटेन की MI6 है वो भी निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर लगी हुई है। और CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी तो लगी हुई है कि आखिरकार आयतुल्लाह खामनेई कहाँ छिपे हैं, और अगर छिपे हुए हैं तो अगर ईरान में है तो कहाँ है, और अगर ईरान में नहीं है तो किस देश में जाकर उन्होंने शरण ली है, किस देश में जाकर वो भाग गए हैं। ये अभी भी मोसाद, MI6 और CIA बिल्कुल नहीं पता कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि
खामनेई इस समय अंडरग्राउंड हैं और खामनेई ईरान में है या ईरान छोड़ चुके हैं। अभी इस पर कोई खबर नहीं है, लेकिन कई अखबारों का और कई सूत्रों से खबर जरूर मिली है कि आयतुल्लाह खामनेई ईरान बिल्कुल छोड़ चुके हैं और वह किसी ऐसे देश में शरण ले चुके हैं जहां वो खुद को सेफ महसूस करें। दोस्तों, तो अंत में मैं बस यही बताना चाहूँगा कि अगले 12 घंटे से 15 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अगर ये जेनेवा की बैठक बेनतीजा रही तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि हल्का फुल्का हमला ईरान पर जरूर करें, लेकिन इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और जानकार ये भी मानते हैं कि ये बैठक दूसरे तीसरे दौर की जरूर होने वाली है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है चौथे दौर की बैठक भी देखने को मिले। नमस्कार।